हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पाठ 8 किसान, जमींदार और राज्य मुगल वंश में इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिस टॉपिक पर ये पूरा चैप्टर ही बेस्ड है, जो स्रोत है इस टॉपिक का, वो है अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हालांकि आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का पार्ट है, इसको हम देखेंगे, लेकिन इस बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम समझेंगे और समझेंगे कि ये पूरा जो स्रोत और पुस्तक है इसका क्या महत्व है और कैसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। पर इससे पहले कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करें, एक और बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टेट बोर्ड के अलावा एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आप यहां पर अपने सारे सिलेबस को हिंदी माध्यम में बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के पढ़ सकते हैं। यानी आपको बिना कोई पैसा भरे या 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन लिए या कोई फीस भरे आप अपनी सारी की सारी अध्ययन कर सकते हैं। कोई आपसे कभी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं मांगेगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे शेयर करिए और निःशुल्क शिक्षा को और प्रमोट करिए। तो इसी बेहद खास जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक और थोड़ा सा समझते हैं कि अबुल फजल ने जो आईने अकबरी रचना की उसका क्या महत्व है। अब देखिए, मैंने आपसे शुरू में बताया है कि किसी भी इतिहास को समझने में, हमने पहले कई बार चर्चा की है, उसके 2 स्रोत होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है क्या, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, एक साहित्यिक यानी एक आप कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल स्रोत होता है और एक लिटरेरी सोर्स होता है। अब ये जो साहित्यिक स्रोत होता है, उसी साहित्यिक स्रोत में ऐतिहासिक ग्रंथ, लिखी हुई रचनाएं आती हैं, जिसका एक भाग आईने अकबरी भी है। और जो आईने अकबरी बेसिकली क्या है, आप कह सकते हैं कि एक अकबरनामा जो रचित हुई अब्दुल फजल के द्वारा, उसका एक पार्ट है। अब ये अकबरनामा भी इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी भी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रमुख चीजें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको समझेंगे थोड़ा। ठीक है, आइए अकबरनामा की अगर हम बात करें तो देखिए, अकबरनामा को बेसिकली 3 जिल्दों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, 3 जिल्दें। ठीक, अब ये 3 जिल्दें क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 जिल्दों को भी देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें शामिल है। अब देखिए, ये जो पहला और दूसरा जिल्द है, ये जो पार्ट है, इसमें ऐतिहासिक वर्णन है। ऐतिहासिक वर्णन आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, पर हम पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। ये ऐतिहासिक वर्णन है, ठीक है। और जो ये पहला और दूसरा दोनों में, ठीक है, पहला और दूसरा में ऐतिहासिक वर्णन है। बाबर से लेके सारी और अकबर तक के सारा ऐतिहासिक वर्णन इसमें दिया गया है। और जो तीसरा पार्ट है, ये है आईने अकबरी। आईन ए अकबरी। आईन का मतलब होता है, अगर आज के देश में आप डेट में भी देखें तो आईन को संविधान कहा जाता है। तो जो नियम, कानून, प्रशासन की सारी लेखा जोखा है, वो इस आईने अकबरी में दी गई है। अगेन इस आईने अकबरी का भी 5 भाग है। आ रही बात समझ में? अगर हम आईने अकबरी को भी अगर क्लासिफाई करना चाहें, ठीक है, इस आईने अकबरी को भी हम क्लासिफाई अगर करना चाहें, ठीक है, आईने अकबरी, इसको भी अगर देखना चाहें तो इसमें भी क्या है, 5 भाग हैं प्रमुख रूप से। 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें ये आप ध्यान रखिए कि जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, इसमें है प्रशासनिक वर्णन। कैसे प्रशासन चलता था, कौन अधिकारी होते थे, क्या भू राजस्व प्रणाली, सारी चीजें इस 3 पार्ट में है। ठीक है, मैं आपको क्रक्स बता देता हूं, पूरे टॉपिक को हम समझ लेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी।
और इस बाकी 2 पार्ट में जो है अकबर के शुभ वचन, अकबर के शुभ वचन, विशेष करके इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है, इन सारी चीजों की चर्चा की गई है। बस कहानी खत्म, कोई रटने वाली चीज इसमें नहीं है, बस वहीं आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आपको कहां से लेके चलना है? अकबरनामा, इसको भी अच्छा दोनों मेन लिखा किसने सब चीज? तो अबुल फजल ने, बस अबुल फजल। अच्छा भैया अबुल फजल ये थे कौन? तो अबुल फजल, पहले क्या होता था कि हर राजा के शासन में उसके दरबार में इतिहासकार, कवि, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, सारे ज्योतिष सब लोग रहते थे। तो अबुल फजल जो था वो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार। बस चलिए जी, कहानी हो गई समाप्त। कहते हैं सर रटना पड़ता है, क्या रटना पड़ता है? प्रीवियस सेशन से भी आप देख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हमने देखा था मुगल साम्राज्य बाबर ने स्थापित किया, हुमायूं के बाद अकबर आया 1556 से 1605, और इसी समय ये अबुल फजल ने क्या किया था? पूरा ये अकबरनामा की रचना की थी। हमने देखा था जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये पूरा मुगल साम्राज्य आपको हमेशा साथ में लेके चलना है, ठीक है ना? तो अब देख लीजिए ये अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है। 3 जिल्दों में जो 2 पार्ट है वो ऐतिहासिक वर्णन के हैं। लास्ट में पार्ट है आईने अकबरी का, जिससे हम देख रहे हैं आईने अकबरी में भी 5 भाग हैं, जिसमें पहले 3 भाग प्रशासनिक वर्णन के हैं और बाद के 2 भाग अकबर के शुभ वचन या धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा की गई है। डन? कोई डाउट, कोई समस्या? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो, आप इसको देख सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं और जैसा हम करते हैं इस पॉइंट को खत्म करते हैं, बिल्कुल इजी है। तो मुगल सम्राट अकबर साहित्य का संरक्षक था। हमने पहले भी चर्चा की थी, मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि अकबर थोड़ा सा कला को, साहित्य को, धर्म को, दर्शन को, ये ध्यान रखिए, देयर इज अ वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड फिलोसफी। धर्म क्या है? बेसिकली रिचुअल पर आधारित है, जो आप धारण करते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं। दर्शन क्या है? जो आप महसूस करते हैं, जो आप खोजते हैं, जो आप असल में हैं, टू नो द प्रोसेस, टू नो द ट्रुथ, ये सारा कुछ दर्शन है। तो दर्शन के बारे में बड़ा वो रुचि रखता था और सबको संरक्षण करता था, बचाता था। तो इसने साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। उसके शासनकाल में फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत आदि एक तरह से साहित्य का विकास हुआ। और यहाँ पे आप नोट करते चलेंगे साथ साथ में कि ये फारसी भाषा में ही है, पर्शियन जिसको बोलते हैं, ठीक है, फारसी में ही इसका पूरा किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अकबर के संरक्षण में अनेक विद्वान फले फूले और महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई, ठीक बात है। उसके संरक्षण में फारसी भाषा में कई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार थे और उनके द्वारा रचित अकबरनामा 3 भागों में या 3 जिल्दों में विभाजित है। फिर से देखिए, रटना नहीं है कुछ भी। 3 भाग कौन से देखे हमने? 3 जिल्दें, 2 भाग ऐतिहासिक वर्णन, हिस्टोरिकल बातें हैं, और लास्ट में तीसरे भाग में है आईने अकबरी, ठीक है जी। तो 3 जिल्दों में ये डिवाइडेड था। इस ग्रंथ के पहले 2 भाग में ऐतिहासिक दास्तान है और तीसरा भाग क्या है? आईने अकबरी। आइन का मतलब जैसे हिंदू में होता है ना स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये नियम कानून था फॉलो करने का, ऐसे यहाँ आइन शब्द होता है, ठीक है। तीसरे भाग आईने अकबरी में उन शाही नियमों का, ध्यान रखिए, रॉयल, एक तरह से रॉयल रूल्स थे या रॉयल प्रोटोकॉल्स, शाही नियमों का संग्रह है जिनका संकलन अकबर द्वारा अपने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया गया है। तो हम बेसिकली इस तीसरे भाग की बात कर रहे हैं आईने अकबरी की। तो जो तीसरा भाग है उसमें क्या क्या है? शाही नियम है। तो बेसिकली आपका आईने अकबरी में क्या आप लिख सकते हैं? तो ये एक तरह के शाही नियम है प्रशासनिक प्रशासन के लिए। शाही नियम किसके लिए? प्रशासन के लिए। इस तरह से आप छोटे छोटे क्रक्स बनाकर, पॉइंट्स बनाकर चीजों को बहुत इजीली समझ सकते हैं और इसमें आपको कोई बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है जी। तो ये शाही नियमों का संग्रह है जो अकबर ने अपने साम्राज्य में प्रशासन को संचालित करने के लिए किया था। आईने अकबरी की रचना अकबर के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का परिणाम था। सो इट वॉज अ प्रोजेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एक तरह से कह सकते हैं कि इनिशिएटिव की, जिसमें इतिहास का भी वर्णन हो जाए और प्रशासनिक चीजें भी आ जाएं।
इसे अकबर के शासन के 42वें वर्ष यानी 1598 में 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो आईने अकबरी को आप ध्यान रखेंगे। तो दिस इज आईने अकबरी, ठीक है, अकबरी। तो अब इसमें क्या आप और नोट कर लेंगे, ये किस वर्ष में आया था, ये भी आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज कब, इसका ये तो पार्ट हो जाएगा इसका, तो हम थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है, कब 1598। और संशोधन कितने हुए, ध्यान रखिएगा, 5 संशोधन, ठीक है। तो इसमें एक तरह से 5 तरह के क्या किए गए, चेंजेस किए गए या इसमें परिवर्तन किए गए थे। तो 1598 फारसी भाषा और 5 संशोधन, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर इसको ठीक कर लीजिए, 5 संशोधन यानी अमेंडमेंट्स, जिसमें चेंजेस जिसको कहते हैं। तो 5 संशोधनों के बाद ये आईने अकबरी कंप्लीट हुआ था। अब भी कुछ रह गया डाउट आपको लग रहा है, कुछ और पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, तो फिर से रिवाइज करिए मेरे साथ, इसको रटना नहीं है। अकबरनामा अबुल फजल, जो अकबर का दरबारी इतिहासकार, 3 जिल्द या इसको आप भाग भी कह सकते हैं, पार्ट भी कह सकते हैं, जिसमें 2 भागों में ऐतिहासिक वर्णन इतिहास का और तीसरा भाग था आईने अकबरी। आईने अकबरी 1598 में 5 संशोधन यानी कि 5 चेंजेस करके फारसी भाषा में लिखा गया है, जो क्या है, शाही नियम या प्रशासन है। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं रॉयल रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है जी, ठीक बात। पहले 3 भाग में प्रशासनिक वर्णन है, प्रशासन कैसे चलाया जाता है, क्या क्या चीजें आती हैं, सब कुछ। अकबर के शुभ वचन और धार्मिक संस्कृति बाकी के 2, धार्मिक और सांस्कृतिक बातें बाकी के 2 पार्ट्स में है, ठीक बात है। तो इसे अकबर के शासनकाल में 1598 में पूरा किया गया। आईने अकबरी शाही नियम और कानून के सारांश और साम्राज्य के राजपत्र के रूप में संकलित रचना है। साम्राज्य ने जो राजपत्र या फरमान जारी किए वो भी 4 चीजें इसमें है। इसमें विभिन्न प्रशासनिक जानकारियों का एक महत्वपूर्ण खजाना है। इसमें दरबार, प्रशासन और सेना के संगठन, राजस्व के स्रोत, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट, मुगल राजस्व के स्रोत यानी टैक्स कहां से मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है ना। मुगल साम्राज्य के प्रांतों की भूगोल और लोगों की धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परंपराओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। कह सकते हैं आपकी इसमें क्या क्या वर्णन है, धार्मिक, वही बुलेट पॉइंट्स, सामाजिक, ठीक, राजस्व की बात है इसलिए आर्थिक, ठीक है, और क्या बात है इसमें, आप सैन्य, जिसको अंग्रेजी में, इसमें हिंदी में भी एक वर्ड होता है सामरिक, यानी किस तरह की सैन्य सेना है, किस तरह के सैन्य अभियान है। इसके अलावा प्रांतों की भौगोलिक की बात, यानी भौगोलिक बातें भी हैं इसमें, कौन सा प्रांत कहाँ है, 12 से 15 प्रांत है मुगल वंश में, तो इसकी भी चर्चा इसमें की गई है, 15 प्रांत की लगभग। तो ये सारी चीजों का संकलन आईने अकबरी में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक आप बेहतरीन आंसर इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट आने वाला नहीं है। आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन के विभिन्न विभाग और प्रांतों के बारे में विस्तृत जानकारी के अतिरिक्त प्रांतों से संबंधित पेचीदी और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं, जिसको आप एक तरह से आर्थिक वाले पक्ष में रख सकते हैं, स्टैट्स जो होता है ना, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी या आंकड़े होते हैं, कहां कौन सा उत्पादन है क्या, ये सारी चीजें भी दी गई हैं। निशंदा आईने अकबरी मुगल साम्राज्य और साम्राज्य के लोगों के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्रदान करने वाला मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और आईने अकबरी को 5 दफ्तर या 5 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने आपको चर्चा की थी, प्रथम 3 भागों में प्रशासन के संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी है, मैंने अभी आपको बताया डिटेल में। पहले भाग अर्थात पहली किताब को मंजिल आबादी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें साथ साथ में इसका नाम भी लिख के चल सकते हैं, ठीक है, अगर हम चाहें तो, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मंजिल आबादी, मंजिल जिसके नाम उपलब्ध हैं, मंजिल आबादी, ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए, मंजिल आबादी है, ठीक है, इसमें शाही घर परिवार और उसके रख रखाव संबंधी विवरण दिए गए हैं। जो राजा से संबंधित घर परिवार था, जो शाही परिवार था, उसको कैसे रख रखा होगा, उसका प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। दूसरे भाग को सिपा आबादी कहते हैं, सिपा सिपाही शब्द एक साथ मिला तो आप इजिली याद रख सकते हैं। इसमें सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था से संबंधित विवरण है। और इस भाग में शाही अफसर, मनसबदार, विद्वान, कवि और कलाकारों का संक्षिप्त विवरण है। यानी जो पूरी नौकरशाही कह सकते हैं आप, ब्यूरोक्रेसी, अधिकारियों की बात, नौकरों की बात, सिपाहियों की बात, सैनिकों की बात, तो ये आप सिपह आबादी में देख सकते हैं। सिपह आबादी जो दूसरा भाग कहा जाता है,
ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट कौन सा है, सिपह आबादी, जिसमें क्या है बेसिकली, इसमें तो शाही घर परिवार के विषय में है और इसमें सिपाही, इसके अलावा जो नौकरशाह हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, इन सब लोगों के बारे में इसमें चर्चा, संक्षिप्त विवरण इसमें किया गया है। ठीक है। तीसरे भाग को मुल्क आबाद कहा गया है और प्रांतों के वित्तीय पहलू और राजस्व की दर और आंकड़े जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इसमें आई है। भू राजस्व की प्रणाली, प्रांतों में कौन से दरें लागू हैं, प्रांतों में क्या आंकड़े हैं, तो ये सारी चीजें किसमें रखी गई हैं, मुल्क आबाद में। ठीक है, मुल्क आबाद, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आईने अकबरी का पहला भाग मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी, तीनों मिला के प्रशासनिक बातें इसमें की गई हैं। ठीक है, और बाकी के दो भाग तो सुवचन और धार्मिक सांस्कृतिक पाठ हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सो फिर से ध्यान रखिए, पहला मंजिल आबादी, शाही घर परिवार, इनके बारे में। सिपह आबादी यानी कि इसमें सेना, नौकरशाह, अधिकारी, विद्वान, कवि, ये सब लोगों के बारे में दिया गया है। इतिहासकार, इसमें मुल्क आबाद मुल्क आबाद में क्या है, जो राजस्व प्रणाली है, प्रांतों के आर्थिक आंकड़े हैं, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मुगल साम्राज्य के 12 प्रांतों में काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अवध, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, मालवा, इलाहाबाद, बिहार और बंगाल से संबंधित सांख्यिकी सूचनाएं, यानी जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल आंकड़े जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें दी गई है ना। तो ये मुल्क आबाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये 12 महत्वपूर्ण प्रांत जो हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसी भाग में प्रत्येक प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की मापी गई भूमि और इसका निर्धारित राजस्व की जानकारी दी गई। मैंने भी कहा था कि भू राजस्व, रेवेन्यू सोर्स, ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं। प्रांतों की जानकारी के अतिरिक्त प्रांतों की निचली इकाई सरकार के विषय में भी जानकारी है और सूचनाएं तालिकाबद्ध यानी एक टेबल बनाकर दी गई हैं। तो मुल्क आबाद बहुत विस्तृत रूप से प्रशासनिक चीजों के बारे में बताता है। प्रत्येक तालिका में 8 कॉलम है। एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकते, क्योंकि देखिए मुगल प्रशासन में राजस्व वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईने अकबरी के किस भाग में राजस्व संबंधी जानकारी है, तो मुल्क आबाद में तीसरे भाग में है। अब इसमें क्या क्या कॉलम है, तो परगने कौन से हैं, किले, मापी गई भूमि, नगद निर्धारित राजस्व, सुयूरगल या दान में दिया गया राजस्व, जमींदार, ये इस तरह से टेबल बना के सब एक एक टेबल बना के एक एक चीज डिटेल में दी गई है। तो कितना विस्तृत जानकारी है आप देख सकते हैं। इन दोनों कॉलमों में जमींदार की जाति और उनके द्वारा रखी जाने वाली सेना, जैसे घुड़सवार, हाथी, पैदल सिपाही, इन सब चीजों का विवरण दिया गया है। इसी प्रकार मुल्क आबादी में उत्तरी भारत के कृषि समाज का भी विवरण दिया गया है। आईने अकबरी के चौथे और 5वें भाग में भारत के लोगों के धार्मिक, मैंने भी बताया, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज, इसका विवरण दिया गया है और अंत में सम्राट के शुभ वचनों को संकलित किया गया है। ठीक, यही हमने भी चर्चा की थी। तो ये पांच इसमें पार्ट हो रहे हैं, मंजिल आबादी, सिपा आबादी, मुल्क आबादी। ये मुल्क आबादी को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्रांतों की जानकारी और राजस्व संबंधी, राजस्व, ये सारी चीजें मुल्क आबाद में। और इसमें क्या है, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और अकबर या सम्राट के जो शुभ वचन है, वो सारी चीजों का संकलन किया गया है या उसको एक रूप में पिरो कर रखा गया है। ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में, आप इजिली किसी को भी बता सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं कि आईने अकबरी के इस्तेमाल की कुछ समस्याएं हैं। कई बार इसको यूज करने में लोग कतराते हैं, क्योंकि लगता है कि भाई ये दरबारी एक लिखी गई चीज है, तो आम जन की भावनाएं नहीं होंगी। तो यद्यपि आईने अकबरी की रचना आधिकारिक रूप से विस्तृत प्रशासनिक सूचना और आंकड़ों पर आधारित थी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आईने अकबरी को अंतिम रूप देने से पहले उसमें 5 बार संशोधन या चेंजेस भी किए गए, लेकिन इस ग्रंथ की कुछ सीमाएं हैं। अतः कृषि इतिहास लेखन के स्रोत में आईने अकबरी का इस्तेमाल करते हुए कुछ समस्याएं आती हैं। ठीक है, ये बात सही है कि 5 बार संशोधन हुआ, बहुत होशियारी से या बहुत इत्मीनान से या बहुत सावधानी से आंकड़े लिखे गए हैं, फिर भी आईने अकबरी में कृषि इतिहास के संदर्भ में संख्यात्मक आंकड़ों में समानताएं नहीं है। ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भाई आईने अकबरी को इतिहास के स्रोत के रूप में बताने में क्या समस्या है। तो एक तो जो अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, इसमें समानताएं नहीं है। कई जगह कुछ आंकड़ा, किसी प्रांत का कुछ आंकड़ा, तो ये एक डिस्क्रिपेंसी देखी जाती है। सभी सूबों से आंकड़े एक पद्धति के अनुसार एकत्रित नहीं किए गए हैं। कहीं कोई फॉर्मूला यूज करके आंकड़ा लिया गया है, कहीं कोई लिया गया है। उनमें अनेक प्रकार की विषमताएं हैं। जैसे अनेक प्रांतों में जमींदारों की जाति के संबंध में विस्तृत सूचनाएं दी गई हैं, लेकिन कुछ प्रांत में, बंगाल, उड़ीसा में इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो क्लियर नहीं होता है कि पूरे मुगल साम्राज्य में किस तरह का सिस्टम था। इसी प्रकार आईने अकबरी में प्रांतों से ली जाने वाली राजकोषीय आंकड़ों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है,
लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में मूल्य और मजदूरी जैसे चीजों पर बात नहीं की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो राजस्व सरकार वसूल रही है, जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो आपने बता दिए, लेकिन लोगों का जीवन स्तर कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप दो चीजें नहीं बता रहे हैं। क्या नहीं बता रहे हैं? जीवन स्तर, दो चीजें नहीं बता रहे। एक तो जो मूल्य दर है, यानी महंगाई है कि नहीं है, वहां पर मूल्य चीजों का किस तरह है, और दूसरा मजदूरी दर, लोगों को अच्छा मजदूरी मिल रहा है कि नहीं, जिससे जीवन स्तर का पता चले। इन आंकड़ों की कमी दिखाई पड़ती है और इसलिए जनसाधारण के जीवन स्तर का पता लगाने में बहुत समस्या होती है। तो एक ये कमी या लिमिटेशन है आईने अकबरी का। इसके अतिरिक्त आईने अकबरी में मूल्य और मजदूरी का जो विस्तृत सूची अभी कहीं कहीं अगर दिया भी है तो साम्राज्य की राजधानी आगरा और उसी के समीपवर्ती क्षेत्रों का है। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि अगर दो चार चीजों कहीं मिल भी जाती हैं तो केवल आगरा और दिल्ली के आसपास की हैं, इसलिए इसे बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाता। इस प्रकार देश के अन्य भागों से लिए गए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित हो गई है और देश के अन्य भागों में प्रचलित मूल्य और मजदूरी दरों की जानकारी नहीं मिलती है। यह अलग बात है कि इतिहासकारों ने बताया है कि भाई इतने बड़े ग्रंथ की जब आप विस्तृत रचना करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आंकड़ों में गलती गड़बड़ी आएगी। फिर भी आईने अकबरी को एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है और इतिहासकार मुगल साम्राज्य के दौरान इसको एक बड़ा स्रोत मानकर इसका उपयोग करते हैं मुगल साम्राज्य के दौरान जमींदारों की, किसानों की, प्रशासनिक अमले की जानकारी देने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक था जिस पर पूरा चैप्टर ही आधारित है, इसलिए मैंने अलग से इसको डील किया। अकबरनामा, आईने अकबरी, इसको आई होप कि आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा। रटना नहीं है बिल्कुल। अभी आप अपना चार्ट बनाइए, जो अभी आपने देखा उस चार्ट को कॉपी पे ड्रॉ करिए, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। अब एक और खास जानकारी ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आप इंग्लिश, CUET, 7 to 12 हिंदी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 7 to 12 हिंदी बोर्ड सेलेक्ट किया, क्लास 12 सेलेक्ट किया, तो यहां पर आप गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई करेंगे। अब वॉच नाउ करते हैं वो क्या क्या चीजें मिल जाती हैं उसमें। एक साथ आपको क्रम में पूरे सिलेबस का ओवरव्यू कि क्या सिलेबस में आने वाला है, फिर हर चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, फिर छोटा छोटा टॉपिक वाइज वीडियोस, MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, NCERT के सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको डिटेल में दे दी जाती हैं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। क्लिक करते ही आपका चैप्टर इस तरह से शुरू हो जाएगा जिसमें आप प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस कर सकें। और आप हमारे यूट्यूब से पढ़ें, ऐप से पढ़ें या वेबसाइट से, ये 100% मुफ्त है। इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। तो आप बस क्या करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के अलग कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।